नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक आवाज, राष्ट्र की आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपका अपना मनीष अवस्थी। मैं आपको दंगों के पीछे का सच बताऊंगा, दंगों के पीछे का समाजशास्त्र समझाऊंगा। देश के बड़े हिस्से में अचानक से दंगे हुए, कभी रामनवमी का सेलिब्रेशन यानी कि रामनवमी उत्सव, तो कभी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा का बहाना बनी। लेकिन क्या दंगों के पीछे का बस इतना ही सच है? कैसे सिस्टम नकारेपन की वजह से तैयार होता है नफरती पिरामिड? आपकी बेहतर समझ के लिए मैं नफरती पिरामिड को डिकोड करूंगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, दिल्ली दागदार हुई, दंगों की पड़ताल जारी है। लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है वो डराने वाली है। दंगा क्या है? बांग्लादेश कनेक्शन में आपको समझाऊंगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी का दंगा सियासी रंग लेता जा रहा है। मुख्य आरोपी अंसार के ऊपर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी अंसार को आम आदमी पार्टी का नेता बता रही है, तो अब आम आदमी पार्टी ने पलटवार कर अंसार का बीजेपी कनेक्शन साबित करने का दावा किया है। क्या है अंसार का सच? मैं आपको बताऊंगा। रूस यूक्रेन की जंग के 55 दिन हो गए। 55 दिन रूस की सेना का प्रहार तेज हो गया है। यूक्रेन तबाह होता जा रहा है। यूक्रेन के शहर रूस के बम बारूद की मार से बर्बाद होते जा रहे हैं। क्यों बिगड़े हैं राष्ट्रपति पुतिन के मिजाज? मैं आपको बताऊंगा। दुनिया की आवाज मैं देश तक पहुंचाता हूं। देश के कोने कोने की आवाज मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज हम हुक्मरान तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश दंगों का दंश झेल रहा है। देश एक भाई की दूसरे भाई से खूनी लड़ाई देख रहा है। जिस स्तर पर दंगे हो रहे हैं, देश की चिंता बढ़ना लाजिम। मैं आपको बताना चाहता हूं, रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के नाम पर बेशक दंगे हुए, लेकिन जानकार बताते हैं कि दंगे अचानक से नहीं होते। दंगों के पीछे का पूरा समाजशास्त्र होता है। प्रशासनिक सिस्टम और पुलिस की लापरवाही की वजह से ही नफरती पिरामिड का निर्माण होता है, जिसे फट के लिए बस एक बहाना चाहिए। देश में दंगों की शुरू हुई श्रृंखला समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। नफरत की बयार सी आई हुई है। देश के 6 से अधिक राज्यों में दंगाई हिंसा के निशान देखे जा सकते हैं। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ टकराव देखते ही देखते हिंसक हो जाता है। बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेता है। पूरे इलाके के लोगों को जान और माल का बड़ा नुकसान होता है। पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर देश का लगभग 1/3 हिस्सा सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हो गया। पहली नजर में आपको सारे के सारे मसले बहुत ही सामान्य से लगेंगे। कुछ ऐसी बातें जो आम दिनों में उतना असर नहीं दिखा पाती, अचानक कैसे नफरती आंधी में तब्दील हो जाती हैं, कैसे पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लेती है। इन सब के बीच ज्यादातर दंगों की बड़ी वजह धार्मिक शोभा यात्रा बनी। उन पर हुआ पथराव बड़ी वजह बना। लेकिन इसे माना क्या जाए? इसे संयोग माना जाए या प्रयोग? शोभा यात्रा सालों से इस देश में निकलती रही है। कभी कभी कहीं तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन दंगों जैसे हालात नहीं बने।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आपत्तिजनक पोस्ट दंगों की वजह बना। मामूली सड़क दुर्घटना दंगे की वजह बन गई। धार्मिक झंडे लगाने के विरोध में दंगा शुरू हो गया। जबकि इससे विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, पूरे देश में देखे जाते हैं, फिर एक क्षेत्र विशेष के लोगों को ही इतनी नाराजगी क्यों होती है? एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सड़क दुर्घटना तो पता नहीं कितनी बार कहां नहीं होती, लेकिन दंगों की शुरुआत की वजह कैसे बन जाए? वैसे ही स्थिति धार्मिक झंडों को लेकर है। हर धर्म का पारंपरिक हिस्सा रहे हैं झंडे, फिर झंडे इतने ज्वलनशील कैसे बन जा रहे हैं? जानकार इसके पीछे कुछ और ही बताते हैं। समाज और अपराध पर पैनी नजर रखने वाले दंगों के पीछे पूरी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। बेशक दंगों की टाइमिंग रामनवमी और हनुमान जयंती से जुड़ती हो, लेकिन तनाव की वजह बहुत पीछे से ही साथ चली आ रही है। शोभा यात्राओं ने आज मौका बेशक दे दिया। नफरती पिरामिड का निर्माण लंबे समय से होता चला आ रहा है, जो मौका मिलते ही फट पड़ता है और हिंसक स्वरूप ले लेता है। सरकारी संस्थाओं की लापरवाही इस नफरती पिरामिड के लिए जिम्मेदार बनती है। पुलिसिया सिस्टम और सियासी साठगांठ भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कानून व्यवस्था का पूरा सिस्टम लोगों में भरोसा नहीं जगा पाती है। सामाजिक भेदभाव भी कई बार नफरत का बोझ बढ़ाते चले जाते हैं। दिल्ली में हुए जहांगीरपुरी के दंगों के पीछे बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के घुसपैठ की बात सामने आने लगी है। इलाके के लोग उनकी बढ़ती संख्या और उनके बढ़ते दबदबे की वजह से लंबे समय से परेशान होते रहे हैं। बताया तो यही जा रहा है कि जहांगीरपुरी इलाके के एक हिस्से में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले रखा है, अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इलाके में होने वाली अपराध की घटनाओं में भी इन लोगों की ज्यादा भागीदारी देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों के साथ उनके झगड़े भी होते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस हो या प्रशासन, किसी ने गंभीर एक्शन नहीं लिया। नतीजा सबके सामने है। हनुमान जयंती के पावन त्योहार को दागदार कर दिया गया और जिस तरह से तैयारी दोनों पक्षों की तरफ से देखने को मिली, ये बता रही है कि शोभा यात्रा माध्यम बन गया। पुरानी रंजिश को निपटाने का मौका मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नफरत से मुकाबला जरूरी है। जी हाँ, मुकाबला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नफरत भरी श्रृंखलाओं की अभिव्यक्ति का जी हाँ एक चलन सा बन गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जी हाँ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विभूति नारायण राय साहब हमारे साथ हैं। विभूति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि विभूति नारायण जी ने एनाटॉमी ऑफ राइट्स को लेकर यानी दंगों की चीरफाड़ करने पर किस तरह से दंगे होते हैं, इस पर एक किताब भी लिखी है और विभूति नारायण जी ने कई और किताबें भी लिखी हैं। विभूति जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आपने जिक्र किया है पिरामिड का। रातों रात दंगों की संरचना नहीं हो सकती, ये एक पिरामिड है जो धीरे धीरे ऊपर उठता है। हम चाहेंगे विभूति जी कि आप बताएं, समझाएं कि आखिर ये पिरामिड कौन बनाता है और कौन जिम्मेदार होता है इस तरह के धार्मिक उन्माद के लिए। विभूति जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, जिस पिरामिड का मैंने जिक्र किया है वो दरअसल क्या हुआ कि मुझे एक साल की फेलोशिप मिली थी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की तरफ से और मैंने सांप्रदायिक दंगों पे काम किया था। ये 1994 की बात है। 1994 से देश बहुत आगे चला गया है, लेकिन चीज़ें लगभग वैसी ही हैं। मैंने देखा कि मैं देश में जो बहुत बड़े दंगे आज़ादी के बाद हुए थे करीब 14-15, उनके घटना स्थलों पे गया और वहाँ मैंने देखा कि ये जो हिंसा का जो तनाव का पिरामिड है ये धीरे धीरे बढ़ता है। आज किसी एक पर्टिकुलर जगह पे दंगा हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि वो दंगा आज ही शुरू हुआ। पिछले कई महीनों से उसकी भूमिका बनती रहती है। कई महीनों से धीरे धीरे तनाव बढ़ता रहता है और ये तनाव एक पिरामिड आप सबने देखा होगा
पिरामिड एक खास तरह का शंक्वाकार निर्मित है जो धीरे धीरे बढ़ती है, और ये तनाव एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जब शुरू करने के लिए किसी बड़ी घटना की जरूरत नहीं। मैंने कई जगह देखा कि दो सांड लड़ गए, इसी पे दंगा हो गया। दो साइकिल सवार आपस में टकरा गए बाजार में, इसमें दंगा हो गया। कोई अंतर धार्मिक विवाह हुआ, उसमें दंगा हो गया। और उसके बरक्स उन इलाकों में जहां तनाव का ये तनाव की निर्मित की कोई इतिहास नहीं था, वहां इससे ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई, वहां कोई दंगा नहीं हुआ। तो मेरा अपना मानना था कि ये जो पिरामिड की शक्ल में तनाव बढ़ता है, वो धीरे धीरे एक ऐसे बिंदु पे पहुंच जाता है जहां सिर्फ एक पत्थर की जरूरत है, जहां सिर्फ एक नारे की जरूरत है, किसी एक अफवाह की जरूरत है, और दंगा शुरू हो जाता है। तो इस पिरामिड की जो निर्मित है और इसकी जो वृद्धि है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका मैंने देखी। जो पुलिस या दूसरे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, उनकी भूमिका को अगर वो समय रहते इसको रोक पाते तो पिरामिड निर्मित नहीं होता। जैसे दिल्ली में आप देखिए, जो अभी पिछले 2-3 दिनों में दंगे हुए, ये 1.5-2 साल पहले भी हुए थे, और वो किस तरह से तनाव बढ़ता गया। एक खास समुदाय के मन में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके प्रति अविश्वास बढ़ता गया, और ये अविश्वास किसी शून्य से नहीं उपजा था, उनके कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की उपज थी। और जैसे इस बार हुआ, आप देखें कि इस बार जो रामनवमी के जुलूस निकल रहे थे, उसमें खास तौर से जो तीसरा जुलूस था जहांगीरपुरी का, जिसमें पुलिस ने कहा कि ये बिना किसी इजाजत के निकल रहा था। तो ये जो बिना इजाजत के जुलूस निकलने वाली स्थिति है, ये उसी पिरामिड को बनाने वाली स्थिति है, और एक ऐसी नौबत आने की स्थिति है जिसमें आप कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तैयार है। मतलब बारूद एक तरह से आपका सेट हो चुका है, अब उसमें हल्की सी चिंगारी लगाने की जरूरत। तो जो पिरामिड वाली स्थिति थी, वो मैंने इस अर्थ में कही थी। जी विभूति जी, हम ये चाहेंगे कि आप बताएं कि आखिर इस पिरामिड के निर्माण में किस किस की मजदूरी होती है, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है। जहांगीरपुरी की अगर बात करें, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, 2 शोभा यात्रा निकल जाती हैं, तीसरी को लेकर विवाद है कि उसके लिए इजाजत नहीं थी। तो ऐसे में क्या पुलिस के पास जो खुफिया जानकारी होनी चाहिए थी, जिसे इंटेल इनपुट कहते हैं, क्या वो कमजोरी थी, नाकामी थी, या जानते बूझते हुआ? विभूति जी देखिए, यहाँ तो इंटेलिजेंस की कोई जरूरत ही नहीं थी, स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जो तीसरा जुलूस निकला था, उसमें लोग हथियार लिए हुए थे, उसमें फायर आर्म्स थे, कट्टे थे। कट्टा तो मतलब जो कंट्री मेड पिस्टल जिसे कहते हैं, कट्टा हम अपनी देशी भाषा में कहते हैं, वो तो पूरी तरह से अवैध है। तो किसी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग निकल रहे हैं, इनको कोई इजाजत नहीं है, ये जो नारे लगा रहे हैं भड़काऊ नारे हैं, ये हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, हथियार भी ऐसे जो लाइसेंसी हथियार नहीं। तो यहाँ तो इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं थी, साफ दिख रहा था। लेकिन वो कई बार होता है, देखिए, राज्य की एक देह भाषा होती है, राज्य की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। तो कई बार पुलिस वालों को ये लगता है कि राज्य यही चाहता है, तो नहीं रोकते हैं। 1984 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, 1984 में इसी दिल्ली में 3 दिन के अंदर कई हजार सिख मारे गए। मैं अपने जो मेरे बैचमेट्स थे या मेरे मित्र थे दिल्ली पुलिस में, उनसे हमेशा पूछता था कि भाई, ये दिल्ली तो सबसे ज़्यादा संसाधनों वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा नफरी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पुलिस की यहाँ पर है, तो हिंदुस्तान की कोई दूसरी पुलिस इसका मुकाबला नहीं कर सकती। फिर ऐसा कैसे हुआ कि 2 दिन तक या 3 दिन तक ये सब होता रहा और आप कुछ नहीं कर पाए? तब मुझे समझ में आया, और जो अपने मित्रों के जवाब से ही समझ में आया, कि स्टेट की बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस समय ये बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अगर इन दंगों को रोकने का प्रयास किया गया तो सजा मिलेगी, और ये चलते रहे तो इनाम मिलेगा। तो ये इसी तरह की कुछ स्थिति मुझे इस बार भी दिखाई दी कि जब लोगों को, जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, अच्छी लीडरशिप उसके पास हो सकती है, संसाधनों की कोई कमी नहीं हो सकती,
तो क्या कारण था? इस तीसरे जुलूस के साथ तो आपको बहुत सख्ती करनी चाहिए थी, और वो सख्ती अगर आप बर्बर सख्ती भी करते तो कोई उसे गलत नहीं कह सकता था, क्योंकि वो हथियार लहराते हुए जा रहे थे, वैसे उत्तेजक नारे लगाते हुए जा रहे थे, जब उनके खिलाफ किसी भी तरह की सख्ती जस्टिफाइड थी। कुछ नहीं किया गया, खड़े होकर आप देखते रहे, जब दंगा हो गया तो अब आप लिपापोती कर रहे हैं। तो ये जो पिरामिड बनने में एक बहुत बड़ी भूमिका स्टेट की बॉडी लैंग्वेज की होती है, स्टेट की देह भाषा की होती है। जी जी, देह भाषा की और एनाटॉमी ऑफ राइट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं विभूति जी। विभूति जी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर भी जहांगीरपुरी एक ऐसा इलाका है जहां पर घनी आबादी है, और यहां पर माना जाता है कि बांग्लादेशी और बांग्लादेशी के साथ रोहिंग्या यहां पर रह रहे हैं। ये आखिर पैर कैसे जमाए, ये भी अपने आप में हमारे प्रशासन, हमारे सिस्टम की एक चूक है। अगर आप उन पर उंगली उठा रहे हैं तो आपने उन्हें बसने क्यों दिया? विभूति जी। हाँ, सही बात है। देखिए, बांग्लादेशी तो एक दूसरी स्थिति है, लेकिन रोहिंग्या तो पूरी तरह से विदेशी है। रोहिंग्या यहाँ जब आ रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो या तो वो रिकॉग्नाइज्ड रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, जिनको इंडियन स्टेट भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, और यूनाइटेड नेशंस की जो डिफरेंट एजेंसीज हैं वो उनके लिए आपको फंड भी कर रही हैं। मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसे यूएनओ भी रिकॉग्नाइज कर रहा है और भारत सरकार भी कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ रह करके और किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ये तो हमारा फेलियर है। तो मैं तो अभी भी इस पे मैं इसे सहमत नहीं हूँ कि ये कोई रोहिंग्या आ गए थे या बांग्लादेशी कर रहे थे। ये एक तरह से हमारा अपना फेलियर है। देखिए, जो तीसरा जुलूस निकला, इसे हमने क्यों निकलने दिया, है ना? तो ये एक चेन रिएक्शन है। उसमें रोहिंग्या मुसलमान आए थे, बांग्लादेशी मुसलमान आए थे, या हमारे भारतीय मुसलमान जो दिल्ली में पीढ़ियों से रह रहे हैं वो शरीक हुए। ये सारी की सारी डिबेटेबल चीज़ें हैं। लेकिन अगर राज्य उनकी, जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, राज्य अगर उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता, तो हमें फिर तैयार रहना चाहिए कि इस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। जी विभूति जी, एक छोटा और आखिरी सवाल। इस समय दिल्ली पुलिस जो है, विभूति जी आप खुद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के आप मुखिया रहे, पुलिस मुखिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक आप रहे। दिल्ली पुलिस इस समय, अगर आप जिस पिरामिड की बात कर रहे हैं विभूति जी, दिल्ली पुलिस इस समय जो पकड़ धकड़ में लगी है वो वायरल वीडियो के आश्रय दिखाई देता है। आखिर इन वायरल वीडियो पर कितना विश्वास कर पुलिस जांच में आगे बढ़ सकती है? देखिए, ये तो बहुत हमारे लिए एक खुशी की बात है, जो मेरे समय में उपलब्ध नहीं थी ये सारी सुविधाएं, कि अब तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। इसमें फर्जी भी हो रहा है, बहुत सारे फर्जी वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं, लेकिन ये जांचने का आपके पास वैज्ञानिक आधार है कि वीडियो सही है या नहीं। पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपके पास आपको मतलब सबूत इकट्ठा करने के लिए सिर्फ वैज्ञानिक हमारे पास संसाधन होने चाहिए, जिनसे हम तय कर सकें कि ये जो वायरल वीडियो है ये जेन्युइन है या फेक है। अगर जेन्युइन है तो सब दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी आप देखिए, एक शाहनवाज, मैं भूल रहा हूँ नाम उस लड़के का, जो पिस्तौल लेकर के एक सिपाही की तरफ दौड़ रहा था ना। जी जी, मैं उसका, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है। उसी तरह इस बार भी एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो पिस्तौल लेकर के और फायर कर रहा है। यूनुस चिकना है, यूनुस चिकना। जी हाँ, जी जी। तो अब तो ये आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जी विभूति जी, आप जी केवल इतना देख लीजिए कि फर्जी तो नहीं है। जी विभूति जी, वो गिरफ्तार कर लिया गया है, यूनुस चिकना गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। और शायद दिल्ली पुलिस को यह आस है कि उसी से पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर उसे कट्टा किसने दिया, कौन फंडिंग कर रहा था। ये जांच में सामने आएगा। विभूति जी, विभूति नारायण राय साहब, पूर्व आईपीएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। लेकिन विभूति जी, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि इस नफरती बयान पर काबू पाने के लिए कानून सम्मत खड़े होना जरूरी है। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, राष्ट्र की आवाज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, राष्ट्र की आवाज में वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ लौटता